हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 17 मार्च को होने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ये आपकी चारों बुक से मिला के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? तो कपास की कृषि के लिए अपने मृदा कौन सी है? तो काली मृदा। क्या लिखेंगे? कपास से काली, याद रखना, काली मृदा। ये कपास की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? तो आंसर होगा अपना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य होता है, बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है और पूरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अगला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण हो रहा है तो कोई दो कारण आपको बताने हैं। तो आंसर लिखेंगे, वनों का अत्यधिक विनाश, दूसरा हो जाएगा अत्यधिक खनन का कार्य। इन दोनों के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखोगे, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य पीढ़ी की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे, ऐसा विकास। मतलब कि भविष्य की पीढ़ी का ध्यान रखते हुए विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं हो, ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। अपने शब्दों में इसको अच्छे से तैयार कर लेना ताकि ये आपके एग्जाम में आए तो आपका आंसर एकदम करेक्ट हो, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है श्लेष एंड बर्न किससे संबंधित है? श्लेष और बर्न किससे संबंधित हैं? तो आप जानते हैं श्लेष और बर्न अपने झूम खेती से संबंधित है। किससे? झूम खेती से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो अपने जूट की फसल होती है, इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, ठीक है ना। अगला है अपना, अलसी और सरसों किस ऋतु में बोई जाती है? ठीक है, यह आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है ना। देश की सबसे प्रमुख तिलहन फसल का नाम क्या है? कौन सी फसल है? तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे तिलहन फसल है, उनका आपको नाम बताना है, ठीक है ना। सोयाबीन। क्या लिख देंगे इसका आंसर हम? सोयाबीन, ठीक है। और ये कौन सी होती है? तो बता देते हैं आपको, रबी की फसल है, ठीक है ना। खरीफ की और रबी की फसल का ध्यान रखना, इनके उदाहरण भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खनिज आधारित दो उद्योगों के नाम बताइए जो खनिज पर आधारित हो। तो एक लो इस्पात उद्योग हो जाएगा, दूसरा सीमेंट उद्योग, ठीक है। फिर जोड़ी बनानी है। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज यानी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, रिक्त स्थान वाला आ सकता है, एक नंबर वाला भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या प्रश्न है पहला, राणा प्रताप सागर बांध ये कौन सी नदी पर है? तो ये है अपनी चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर, यहाँ से मिला देंगे। दूसरा पूछा है सरदार सरोवर बांध, तो ये कौन सी नदी पर है? ये है अपना नर्मदा नदी पर, ठीक है ना। फिर है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध है महानदी पर, महानदी पर। अगला है मेटूर बांध, तो मेटूर बांध है कावेरी नदी पर। किस पे? कावेरी पर। फिर है नागार्जुन बांध, ये है अपने कृष्णा नदी पर, ठीक है। इस प्रकार से मिलाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जिसमें आपको जोड़ी बनानी है। ए और बी ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। इसमें रिहंद बांध, रिहंद बांध कहाँ दिखाओगे आप? तो ये सोन नदी पर। कहाँ? सोन नदी, ठीक है। फिर है टिहरी बांध, ये है अपने गंगा नदी, ठीक है। टिहरी बांध कहाँ है? गंगा नदी पर। फिर है गांधी सागर बांध, तो यह है चंबल नदी पर। कहाँ है? चंबल नदी पर, ठीक है। फिर है इंदिरा गांधी बांध, तो ये राजस्थान नदी पर, या राजस्थान नहर बोल सकते हैं, जिसका बाद में इंदिरा गांधी नहर नाम हो गया, पहले राजस्थान नहर इसका नाम था, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध है, ये सतलुज और व्यास नदी पर, ठीक है ना, सतलुज व्यास पे। इस प्रकार से आपको मिलाना है। फिर इंपॉर्टेंट डेट के लिए भी आपको ये एकदम अच्छे से याद कर लेना, आपके एग्जाम में यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। क्या? गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था अपने 1915 को, गांधी जी अफ्रीका से भारत आ गए थे। फिर रोलेट एक्ट जो है वो लागू हुआ था अपने 1919 को। हिंद स्वराज किताब जो गांधी जी ने लिखी थी, ये कब लिखी थी? तो ये 1909 में गांधी जी ने लिख दी थी, ठीक है, 1909 में। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो था ये 1930 में अपने स्टार्ट हुआ, 1930 में। असहयोग आंदोलन, तो ये हुआ था 1920 में।
असहयोग आंदोलन 1920 में, और पूर्ण स्वराज की मांग जो थी 1929 के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अपने, पिकेटिंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिकेटिंग क्या है। तो विरोध के दौरान किसी फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर का रास्ता रोक लेना पिकेटिंग कहलाता है। पूना पैक्ट क्या था? तो अंग्रेजों के सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था उसे कहते हैं पूना पैक्ट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अपने कि रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो आंसर लिखेंगे आप, भारत में अंग्रेजों द्वारा 1919 को पारित किया गया एक एक्ट था जिसमें भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपने, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो आंसर लिखेंगे, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों का नमक कानून का उल्लंघन करना। फिर गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। ध्यान रखना, गांधी इरविन पैक्ट बोलो या दिल्ली समझौता बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो ये क्या था। तो आंसर लिखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौते के लिए बाध्य किया। गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन किया तो अंग्रेज मजबूर हो गए कि बात करनी पड़ेगी। तो 5 मार्च 1931, इस डेट को याद रखिएगा, को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के बीच में दिल्ली में जो समझौता वो उसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता नाम दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गुमस्ता कौन थे। तो गुमस्ता कौन थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी को गुमस्ता कहते थे। ठीक है ना, वेतनभोगी कर्मचारी होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में जो बुनकरों पर नियंत्रण रखते थे, उनको गुमस्ता कहा जाता था। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टिप्पणी का। ठीक है ना, स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग। तो देखिए स्टेपलर क्या होता है। स्टेपलर ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से उनको स्टेपल करता था या छांटता था। फुलर ऐसा व्यक्ति होता जो फुल करता था यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता था। और कार्डिंग वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि देशों को कतई के लिए तैयार किया जाता था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है अपना, वेलम क्या है। तो चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सताई को वेलम कहते थे। ठीक है, वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट क्या था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी सरकार ने 1857 की क्रांति के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी थी और अंग्रेजों ने देसी प्रेस को बंद करने की मांग की। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अगला है, गिरमिटिया किसे कहा जाता था। तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता था। जो एग्रीमेंट साइन हो जाते थे उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है। ठीक है, तो राजनीतिक दल को कौन मान्यता देता है, आप जानते हैं चुनाव आयोग देता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है अपने, सिल्क रूट से किन चीज़ों का आदान प्रदान होता है। तो आप कहोगे सिल्क रूट से चीनी पॉटरी, भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया से मसाले, कपड़े एक दूसरे देश में भेजे जाते थे, सोना चांदी ये आयात होते थे। ठीक है ना, अगला है, भूमंडलीय या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से विभिन्न देश क्षेत्रों के माध्यम से जुड़े होना भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण मतलब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़े हुए होना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यंग इटली क्या था, इसकी स्थापना किसने की थी। तो देखिए यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी में जूसेपे मैत्सिनी ने एकीकृत इटली के विचार को प्रसारित करने के लिए की थी। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसने कहा था। तो ये मैटरनिक ने कहा था। किसने कहा था, मैटरनिक ने कहा था। जनमत संग्रह से क्या तात्पर्य है। तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए, ये कैसा मतदान होता था, प्रत्यक्ष, जिसके जरिए सभी लोगों से कोई प्रस्ताव स्वीकृत या अस्वीकृत कराया जाता है, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। राजनीतिक समानता क्या है। तो जाति, धर्म, पंथ, आर्थिक स्थिति में अंतर के बावजूद मतदान और चुनाव लड़ने का समान अधिकार देना राजनीतिक समानता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन तथा नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो होगी जो ज़्यादा देशों में अपना स्वामित्व रखती है, नियंत्रण रखती है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो ये सूत्र आपको कमेंट सेक्शन में लिखना, बड़ा ही सिंपल सा सूत्र है, फॉर्मूला, ठीक है ना। अगला देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है? तो शासन वह शासन व्यवस्था जिसमें सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है उसे धर्मनिरपेक्ष शासन कहते हैं। और भारत में संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष शासन को राजकीय धर्म का दर्जा, कोई राजकीय धर्म है नहीं, ऐसा दिया हुआ नहीं है। मतलब सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म मानने को स्वतंत्र है, सभी नागरिकों को अपनी मर्जी से धर्म मानने की छूट है, ठीक है। अगला 1929 में की महामंदी से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित हुआ। इससे 1928 से 1934 के बीच में आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। 1928 से 34 के बीच में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी और शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, नवीकरण योग्य अनवीकरण योग्य संसाधनों को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीकरण योग्य संसाधन वे होते हैं जो भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पादित किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन्य जीव और वन जीवन वन, ठीक है ना। अनवीकरण वे संसाधन जो लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होते हैं और खनिज और जीवाश्म इस प्रकार के ईंधनों के उदाहरण हैं जिनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। अगला है अपना कि एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य बताइए। तो एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था, ठीक है ना। तो ये किससे रिलेटेड पूछे तो पर्यावरण से संबंधित है। और रियो डी जेनेरो में 1992 में ब्राज़ील में ये हुआ था, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना पहला। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारंपरिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुरूप विश्व के सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति और निर्धनता और रोगों से निपटना था, ठीक है। और एजेंडे का मुख्य उद्देश्य था प्रत्येक निकाय अपना एजेंडा खुद तैयार कर सकता था, ये भी इसमें छूट दी हुई थी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है बांगर और खादर में चार चार अंतर। तो देखिए, बांगर क्या होता है? वृहत मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। और खादर क्या होता है? नवीन तल छट द्वारा भू निर्मित भाग को खादर कहा जाता है। मैदान में ऊंचा भाग होता है, ये निचला भाग होता है। नदियों के बाढ़ का जल यहाँ पहुँच नहीं पाता है क्योंकि भाग ऊंचा होता है, यहाँ बाढ़ का जल है वो पहुँच जाता है क्योंकि ये भाग नीचा होता है। इसकी मृदा में कैल्शियम की अधिकता होती है और जलोढ़ मृदा होने के कारण ये बहुत ही उपजाऊ भूभाग होता है, ठीक है ना। और अपेक्षाकृत ये कम उपजाऊ होता है, ठीक है ना, कृषि नहीं की जा सकती, ये अधिक उपजाऊ होता है उसके मुकाबले, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट का आना क्या था? तो देखिए, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट आने से लोगों की आजीविका, स्थानीय अर्थव्यवस्था में भयावह प्रभाव पड़ा। पशुओं में फैलने वाली ये बीमारी थी रिंडर पेस्ट, जो 1880 के दशक में आने वाले वर्षों में पता चला, जब पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इटली के सैनिकों पर पेट भरने के लिए एशियाई देशों से पशु लाए जाते थे। तो यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आने वाले पशुओं के वहाँ द्वारा यहाँ आ गई थी, ठीक है। लोग एक दूसरी जगह जाते थे, यात्रियों के साथ ये बीमारी फैल गई थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला अपना है प्रशासनिक आधार पर वनों के वर्गीकरण को समझाइए। तो वनों के वर्गीकरण 3 प्रकार का किया गया है, ठीक है ना। आरक्षित, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित क्या होता है? इमरती लकड़ी और अन्य वन उत्पाद जो है वो आरक्षित क्षेत्र में है, यहाँ पे पशु चराना, लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है। संरक्षित में क्या होता है कि इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा दी जाती है। इसमें पशु चारण, खेती चारण करने की अनुमति प्रतिबंधों में दी जाती है। विशेष प्रतिबंधों मतलब यहाँ छूट दी जा सकती है थोड़ी बहुत।
अवर्गीकृत, इसमें लकड़ी काटने, पशुचारण कोई प्रतिबंध नहीं होता, यहाँ पे लोग जा सकते हैं, सब कुछ क्रियाएं यहाँ पे कर सकते हैं, जानवर जा सकते हैं। फिर चावल की कृषि के लिए कोई 3 आवश्यक भौगोलिक स्थितियां बतानी। तो देखिए, उगाते समय तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कृषि के लिए वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आवश्यक है, ठीक है। और चावल उत्पादक राज्य जो मुख्य है, पूरी मैदान जो है वहाँ पे होता है, तटीय डेल्टा भागों में ये अधिक उगाया जाता है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनमें चावल की खेती की जाती है। अगला अपने सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योगों में अंतर बताइए। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है उनमें क्या होता है, ये नहीं सरकारी है, ठीक है ना। तो सरकार में नियंत्रण में रहते हैं ये, और इनके लाभ का उद्देश्य नहीं होता है, जैसे BHEL, भेल, ठीक है ना। कहने का मतलब सरकार के कंट्रोल में होते हैं, लाभ कमाना नहीं होता, सेवा करना होता है। उदाहरण आ जाएगा अपने भेल, भारत हैवे इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है ना। उसके बाद है अपना निजी क्षेत्र, इसमें उद्योगों का किसी निजी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, टेस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, ये वाले। अगला देखते हैं अपने परंपरागत और गैर परंपरागत साधन में अंतर बताइए। तो देखो, परंपरागत संसाधन वे होते हैं जो जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति ऊर्जा, ये परंपरागत साधन है। जल विद्युत के अतिरिक्त इन सभी साधनों से प्रदूषण होता है, ठीक है। और जल विद्युत को छोड़कर ये साधन अनापूर्ति साधनों की श्रेणी में आते हैं, और इनका प्रयोग एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग करना संभव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पूछा हमसे कि गैर ऊर्जा संसाधन, तो ये क्या होते हैं, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और कूड़े कचरे गोबर से तैयार ऊर्जा को गैर परंपरागत साधन है, ठीक है। ये साधन प्रदूषण मुक्त ऊर्जा देते हैं, इनमें प्रदूषण नहीं होता। ये सभी साधन आपूर्ति साधनों की श्रेणी में आता है, और इनका प्रयोग निरंतर संभव है, ठीक है ना। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना पहला। दूसरा, 1929-30 में व्यापी आर्थिक मंदी आ चुकी थी, भारत में समाजवादी का प्रभाव बढ़ रहा था, गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को मानने से इरविन का इनकार करना, और पूर्ण स्वराज की मांग करना, ये पॉइंट्स थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर है ब्रेटन वुड्स समझौते से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं, ये याद रखना। क्या, IMF प्लस वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, विश्व बैंक, ये किसकी, ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं। अगला है एक वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इसका तात्कालिक उद्देश्य विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संघर्ष से जूझ रहे सदस्य देशों की मदद करना है। इसी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्रायः ब्रेटन वुड्स कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताना है। तो देखिए, संघ सूची वो सूची होती है जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। जैसे प्रतिरक्षा, विदेश मामले हो गए, कोई बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ठीक है। अगर ये वाला कोई भी होगा तो ये कर देंगे काम, ठीक है। आपको याद अच्छे से इसको कर लेना है, संघ सूची के अंदर ही आते हैं विदेशी मामले हो गए, चाहे बैंकिंग हो गई, संचार हो गया, मुद्रा, ये सब सरकार देखती है, केंद्र सरकार, ठीक है। और इसके अंदर कानून में केंद्र सरकार का ही होता है, 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 100 विषय कर दिए, इतना ही ध्यान रखना आपको, ज़्यादा नहीं। अगले बोला है राज्य सूची। तो राज्य सूची में पुलिस आती है, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये आते हैं, प्रांतीय मामले इसमें आते हैं, ठीक है ना। राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 61 कर दिए, ठीक है। तो अभी कितने, अभी 61 इसमें विषय है। फिर आता अपने समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन मजदूर संघ, विधवा विवाह,
गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे वह विषय जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी कहने का मतलब राज्य और केंद्र दोनों जहाँ कानून बनाते हैं उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, ये ध्यान रखना। पहले इसमें 47 विषय थे, अभी कितने हैं? 52 हो चुके हैं। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में प्रमुख अंतर। ठीक है, चलिए देखते हैं अंतर। ठीक है, सबसे पहला अंतर है संगठित क्षेत्र कि ये केंद्र सरकार या सरकार द्वारा पंजीकृत होता है। ठीक है, और संगठित क्षेत्र जो होता है ये छोटी छोटी बिखरी इकाइयों आती हैं जो सरकार के नियंत्रण से बाहर रहती हैं। यह सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होगा, इनको करते भी हैं ये। ठीक है, और प्राइवेट इस क्षेत्र से इनको कुछ खास कानून नियम होते हैं परंतु उनका अनुपालना होता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है, अनुपालना नहीं होती है। ठीक है, फिर ये रोजगार की अवधि नियमित होती है एवं रोजगार सुरक्षित है। संगठित क्षेत्र में क्या फिक्स टाइम के इतने दिन काम मिलेगा और फिर नौकरी रहती है। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है और रोजगार भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो एक्स्ट्रा में लिख रखे हैं, आपको कम से कम 3 आने चाहिए। ठीक है, अगला है अपना कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर बताइए। तो यही देख लेते हैं अंतर अपने कि सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है जो लोगों की सेवा करना, इसका उद्देश्य होता है द्वितीय उद्देश्य लाभ कमाना। पहला उद्देश्य होगा लोगों की सेवा, दूसरे नंबर पे लाभ कमा सकते हैं कौन? सार्वजनिक, यानी सरकार के जो भी सेक्टर बना रखे हैं उनको। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना केंद्र, राज्य, स्थानीय और लोक सत्ता द्वारा की जा सकती है। इसका प्रबंध, नियंत्रण एवं संचालन सरकार के हाथों में होता है। ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य रूप से भारी और आधारभूत उद्योग स्थापित किए जाते हैं जैसे इस्पात उद्योग, ये ध्यान रखना। और निजी क्षेत्र की खास बात क्या है कि निजी क्षेत्र पर प्रथम उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और फिर है निजी क्षेत्र की स्थापना निजी व्यक्तियों द्वारा या गैर सरकारी संस्था द्वारा की जाती है। इसका प्रबंधन, नियंत्रण और संचालन व्यक्ति या गैर व्यक्ति संस्था द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा, औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के बीच में अंतर बताना है। तो देखिए, अनौपचारिक बोला है तो अनौपचारिक ये जो रिजर्व बैंक है निगरानी के कार्य करते हैं इनके ऊपर। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक अनौपचारिक क्षेत्र ऋण की कार्य प्रणाली पर नजर नहीं रखता, ये नज़र रखते हैं। ठीक है, इनकी ब्याज की दर निश्चित होती है, फिक्स है ब्याज दर। ठीक है, और इनकी ब्याज दर भी फिक्स है। ठीक है, कहने का मतलब इनमें ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है। ठीक है ना, और इसमें निश्चित होती है। इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण देना, ये ऋण दे देते हैं आराम से, और ये क्या करते हैं, लाभ कमाने का इनका उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला है अपना कि औपचारिक ऋण में बैंक और सहकारी समिति आती है, जबकि इसके अंदर साहूकार आते हैं, मालिक, व्यापारी, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह आते हैं जो उधार देते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें अपने को इनके बाद में ये मैप करना आपको। ठीक है ना, मैप के लिए आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे डिगबोई, हजारीबाग, बालाकोट, बेलाडीला, पारादीप, विशाखापट्टनम, ये सारी चीज़ें आपके इधर आई हुई पड़ी है। ठीक है ना, और इनको भी एक बार तैयार कर लीजिए। झरिया कहाँ है, कोरबो कहाँ है, तलछर कहाँ है, रत्नागिरी, कुंद्रे मुख, ठीक है, नेवली। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।